नमस्कार, स्वराज डिजिटल की 24 की चौसर में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। स्वराज डिजिटल आपको बता रहा है वोटिंग की लाइव अपडेट और उसका आकलन। हमारे साथ इस मतदान के आकलन में मौजूद है अजय त्रिपाठी जी, स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर। अजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। 3 बजे का अपडेट भी आ चुका है और आपने विश्लेषण भी कर लिया होगा अब तक कि क्या स्थिति बन रही है। जो अभी तक का ट्रेंड बता रहा है कि मतदान का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले 2 चरणों के अपेक्षा इस बार जो है मतदान प्रतिशत कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप समग्र रूप से बात करें तो अभी भी जो कंपटीशन चल रहा है वो देश की 2 प्रमुख सीटों के बीच ही चल रहा है। जो मध्य प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के बीच छिड़ी जंग है अलग अलग सीटों पर, एक गुना और दूसरा राजगढ़। दोनों ही जगह 60+ मतदान हो चुका है। राजगढ़ में 63.69% हो चुका है और गुना में 60.16%। हम इन्हीं सीटों से शुरुआत करते हैं कि आखिर इन 2 सीटों पर ही मतदान का प्रतिशत क्यों बढ़ा है। विदिशा भी सुशील जी बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है वैसे। हाँ, विदिशा बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन विदिशा में वैसा मुकाबला शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि नहीं है। तरफा है सीट वो। जी, तो मैं इसलिए जो चूँकि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में हैं और उनका अपने आप चुनाव लड़ना अपने आप में एक बहुत कुशल रणनीतिज्ञ हैं। बूथ मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। और गुना में सिंधिया एक हार का जो है गम उनके साथ जुड़ा हुआ है। एक हार को वो झेल चुके हैं, वो अप्रत्याशित हार थी। मोदी लहर में वो बुरी तरीके से अपने ही एक चेले से, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, केपी यादव, उनके हाथों पराजित हुए थे। तो वो भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। इसलिए इन 2 सीटों पर वोट प्रतिशत क्या कहता है? क्या ये दोनों प्रत्याशियों की ही कोशिश है या इसमें कहीं ना कहीं दूसरे विपक्षी दल का, मतलब राजगढ़ में भाजपा का भी हाथ है और गुना में कांग्रेस भी इसी रणनीति पर काम कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से दोनों सीटें बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं और दोनों ही प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। जी। गुना की सीट जो तरह सिंधिया जी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई, क्योंकि वो कांग्रेस में अब तक उनका खानदान पूरा कांग्रेस से लड़ता था, कांग्रेस जीता था। गुना उनकी घर की सीट हुआ करती थी और सिंधिया की ही जीत होती वहाँ से। पिछली बार के चुनाव में 2019 के चुनाव में सिंधिया वहाँ से हार गए। कांग्रेस बीजेपी छोड़ दे, सिंधिया का हारना भारतीय राजनीति के लिए बड़ी खबर थी और इसलिए बड़ा फूक फूक इस बार कदम रखा जा रहा है और चूंकि बड़ी सावधानी के साथ बात कर रहे हैं। और सिंधिया ने वहाँ पर उनके परिवार, उनकी पत्नी ने, उनके बेटे ने, सबने गांव गांव जाकर के, बूथ बूथ जाकर के कोशिश की है। तो मुझे लग रहा है कि इसका रिजल्ट साफ दिखाई पड़ रहा है कि पोलिंग जो है बढ़ी है वहाँ पर। देखिए अजय जी, एक तो ये हो गई 60+ वोटिंग वाली, ये 2 सीट हो गई। जी। अब मैं बात करूँ, अगर 50 से 60 के बीच की सीटों की बात करें तो उसमें 3 सीटें महत्वपूर्ण तरीके से सामने आ रही है। पहली सागर, हम्म। दूसरी बैतूल, तीसरी भोपाल और चौथी विदिशा। 4 सीटें, माफ़ कीजिएगा। सागर में 53.08, विदिशा में 59.87, भोपाल में 50.16 और बैतूल में 59.63% वोट पड़ा है। तो ये जो वोट पड़ा है, आप मुझे ये समझाइए कि इतनी कश्मकश भरे चुनाव में, जिस और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहले 2 चरण में दोनों ही दल आशंकित थे कि कम वोटिंग का नुकसान कम कहीं उनको तो नहीं हो रहा, उनकी प्रत्याशी को तो नहीं हो रहा। उसके बावजूद तीसरे चरण के पहले अगर आप देखें, कैंपेन में लग रहा था कि कुछ तेजी आई है। राजनीतिक दलों ने भी अपनी तरफ से तेजी दिखाई थी और चुनाव आयोग ने भी तेजी दिखाई थी। हालांकि उनकी तेजी का असर मुझे कहीं भी वोटिंग में नज़र नहीं आ रहा है। तो ये क्या वजह है कि इन सीटों पर मतदान वैसा नहीं है जैसा राजगढ़ और गुना में दिखाई देता है? देखिए, वही मैंने कहा कि जो चुनाव आयोग का प्रेशर था, चुनाव आयोग का कैंपेन था, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं दिखा। जैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जिस तरह से नुक्कड़ सभाएं, नुक्कड़ नाटक, तमाम ट्रेडिशनल मीडिया का प्रयोग करते काम करता, इस बार वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और बड़ा आश्चर्यजनक बात है सुशील जी की, 2 चरणों में कम वोटिंग होने के बावजूद जी। इलेक्शन कमीशन अवेयर नहीं हुआ, जागा नहीं। वैसा पहले तो हम देखते थे कि रोज कोई नुक्कड़ नाटक हो रहा है, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, वहाँ पर तमाम नोटंकी हुआ करती थी, वहाँ पर बुंदेली राग हुआ करते थे, जगह जगह लोगों को पढ़ कर भैया वोट दो, भैया वोट दो। इस बार स्थानीय ऐसा भाषा बोली में स्थानीय भी जो है। भाषा में, बोलियों में, भाषाओं में, छत आप देखोगे कि बुंदेली में जाता था और बुंदेली के जितने लोग होते हैं तो लोग परंपराओं के साथ वोटिंग की अपील होती थी, लोग परंपराओं के साथ मतदाता को जागरूक करते थे। ऐसा बात कुछ हुआ नहीं। लेकिन पार्टियां विशेषकर जो बीजेपी की तरफ से काफ़ी मशक्कत हुई और उसका दशा दिख रहा था। मुझे लग रहा है कि राजगढ़ में और गुना में एक तो पार्टी की मशक्कत, इलेक्शन कमीशन की मशक्कत, और दोनों जगह चूंकि इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हैं, दोनों के लिए हॉट सीट है वो, यस, यस। उनने भी अपनी मेहनत की है। दिग्विजय सिंह जैसा बूथ मैनेजमेंट का आदमी, दिग्विजय सिंह जैसा इलेक्शन मैनेजमेंट का आदमी और फूक फूक कर कदम रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों का अपना मैनेजमेंट था। और इसलिए वहाँ पर आपको चूंकि पार्टी का मैनेजमेंट, इलेक्शन कमीशन का मैनेजमेंट और व्यक्तिगत प्रत्याशी का मैनेजमेंट,
इसलिए वहाँ ज़्यादा बड़ा असर दिख रहा है आपको वोट होगा, लेकिन ये तय है कि बाकी जगह पे अभी वैसा असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि इन दोनों जगह 65-70 के लगभग लगभग वोटिंग पहुँच जाएगी आखिरी में। अब मैं तीसरी अगर सीट की तीसरी कैटेगरी में, माफ़ कीजिएगा, यहाँ तो मुझे लगता है इन 9 सीटों में अलग अलग कैटेगरी होंगी। एक 60 प्लस वाली कैटेगरी हो गई है, एक 50 प्लस वाली कैटेगरी हो गई है, एक 50 माइनस वाली भी कैटेगरी है, जिसमें ग्वालियर चंबल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की 3 सीटें शामिल हैं, मुरैना, भिंड और ग्वालियर। और बड़े आश्चर्यजनक रूप से 3 बजे का जो डाटा चुनाव आयोग ने अपलोड किया है, उसमें तीनों ही सीटों पर 50% से कम मतदान नजर आ रहा है। जबकि ये सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस को भी पूरी संभावनाएं नजर आ रही थी। यहाँ पर राहुल गांधी भी गई, प्रियंका गांधी भी गई और प्रधानमंत्री तो गए ही थे। तो ये इतना बड़े कैंपेन के बावजूद अगर 48%, 40% और 49% पे आके 3 बजे वोट टिका हुआ है, तो यहाँ इतनी नीरसता, इतनी उदासीनता क्यों है? जबकि राजनीतिक दलों ने जिस तरीके की ताकत लगानी चाहिए, मुझे लगता है कि लगाई। अगर दोनों गांधी परिवार के दोनों युवा नेता आते हैं, भाई बहन आके यहाँ चुनाव प्रचार करते हैं और बीजेपी से स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री खुद आते हैं, तो उसका असर तो यहाँ दिखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस इलाके में जो चंबल का इलाका, वहाँ प्रैक्टिस पॉइंट बन जाता है वोटिंग करना भी। व्यक्तिगत तौर पर कोई नहीं पहुंचा उनके घर, तो फिर वोट डालने नहीं गए। और सामाजिक वातावरण भी अलग तरह का है, विशेष करके ग्वालियर शहर का छोड़ दिया जाए तो बाकी जो इलाका है वहाँ ये स्थिति बनी। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ग्वालियर जो कॉन्स्टिट्यूंसी में दतिया इलाके में वोटिंग ठीक हुई होगी। इसी तरह आप जब मुरैना में चलेंगे तो मुरैना में श्योपुर इलाके में वोटिंग ठीक ठाक हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। अभी आंकड़ा हमारे सामने नहीं आया है। आप भिंड में चलेंगे तो भिंड में भी आपको कुछ इलाकों में वोटिंग ठीक दिखेगी, कुछ इलाकों में वोटिंग बहुत खराब दिखेगी। विशेषकर जहाँ पर नहीं, आपकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप चूंकि डेटा की बात करें, डेटा मेरे अपने पास पूरा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हर बार जो है दर्शकों को एक अलग अंदाज में और जी अलग तरीके से जो है हम बताने की कोशिश करें। अगर आपने दतिया की बात की, बिल्कुल सही है। भिंड में, दतिया में 56.21% वोट हो चुका है, जो पूरे 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में भिंड की सबसे ज़्यादा दतिया में हुआ है। जी जी। वही मैंने कहा कि दतिया में इसलिए कि देखिए भिंड का जो प्रेस्टीज पॉइंट बन जाता है कि हमसे वोट मांगने नहीं आए, हमारे गांव में से ये काम नहीं हुआ, तो कई बार एक पूरा का पूरा समाज का बड़ा तबका, चाहे वो ठाकुर वर्ग हो चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, ये वोट डालने ही नहीं जाते हैं और अवेयर हो जाते हैं। और कई बार किसी प्रत्याशी से भी ठन गई, किसी प्रत्याशी से विवाद हो गया है या कुछ भी पार्टीगत हो गया, तो भी उसका असर पड़ता है। और गर्मी का मौसम तो आप जानते हैं बहुत तेज गति से पड़ रही है। और भिंड में या आप समझिए कि ग्वालियर में पथरीला इलाका होने की वजह से गर्मी बहुत तेज पड़ती है वहाँ पर, उसका असर साफ दिखाई पड़ा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग अगर की होती ग्वालियर में, मुरैना में और भिंड में, तीनों जगह अगर नेताओं ने ये जनसभाएं, लोकसभाएं और तमाम करने के लिए अगर डोर टू डोर कैंपेनिंग की होती, तो मुझे लगा वोट परसेंट और अधिक बढ़ता। पर वो शायद चूक हुई है लोगों से, वो नहीं की गई है और इसलिए वोट। दूसरे जगह आप देखिए शहरी इलाके में वोटिंग कम हुई होगी, क्योंकि प्रेस्टीज पॉइंट इसलिए बन जाता है। मैं आपको सिर्फ अभी अपना इमेजिनेशन बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा। ग्वालियर शहर में देखिए तो वोटिंग कम हुई होगी, मुरैना में मेरे ख्याल से वोटिंग कम होगी और भिंड में भी वोटिंग शहर के अंदर हो सकता कम हुई। लेकिन जो बड़े दिग्गजों के इलाके हैं, चाहे लहार हो, आपका अटेर हो, यहाँ वोटिंग बढ़ना चाहिए था, वैसा दिख नहीं रहा मुझे। और इसका एक बड़ा कारण है कि जो प्रेस्टीज पॉइंट जो बन जाता है कई बार कि उस इलाके का मतदाता व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है, वो जब वोटिंग की अपील नहीं करता, वोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं करता, उसका असर पार्टी जितना काम करती रहे उसी का असर पड़ता है वहाँ पर, और वो पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम चूंकि अलग अलग तरीक़ों से मतदाता दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता का आखिर किस तरीके का वोटिंग पैटर्न है, तो अगर हम हाई प्रोफाइल सीटों की ही बात कर रहे हैं, तो हाई प्रोफाइल सीट दिग्विजय सिंह की हो गई, शिवराज सिंह चौहान की हो गई, और अगर हाई प्रोफाइल लीडर्स की बात करें जिनके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, तो नरेंद्र सिंह तोमर बड़ा नाम है। अब अगर इन एरिया में जहाँ पे से ये लोग वो बिलोंग करते हैं और इनकी जो वर्चस्व है, तो दिमनी में वोटिंग परसेंट बहुत आश्चर्य से बहुत कम नजर आता है, 45.2% है। और नेक टू नेक अगर अपन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र की बात करें, राघवगढ़ और बुधनी की, तो दोनों नेक टू नेक है। दोनों जैसे अगर इसकी बात करें आप राघवगढ़ की, तो राघवगढ़ में 62.68% वोट पड़ चुका है और बुधनी में 62.92%, मतलब लगभग नेक टू नेक जो है दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र में पूरा फोकस किया हुआ है। उसका कारण देखिए ये है कि दिग्विजय सिंह जी का राघवगढ़ में और शिवराज जी का बुधनी में व्यक्तिगत जुड़ाव है। शिवराज जी अपने गांव गए, जैत वहाँ उन्होंने वोट डाला और उसके बाद वो पाँव वाले भैया के नाम से उस इलाके में, मतलब उनकी पहचान एक हम लोग उनको भले पूरा प्रदेश मामा जी कहता है, पर आप कभी जैत जाइए, बुधनी जाइए, जैत जाइए, बख्तरा जाइए,
डोडी जाइए, तो आपको लोग वहाँ पर भैया, कोई ताऊ जी बोल रहा, कोई भैया बोल रहा, कोई मोड़ा बोल रहा, तो इस तरह से लोग बात करते हैं उनसे। वहाँ पर उनके लिए वो मुख्यमंत्री गांव का मोड़ा है वो। तो वो जो एक अंदाज रहता है मतदाता से जुड़ाव का, वो काम करता है। अगर दो चक्कर भी लगा लेते हैं तो, लेकिन जो आप बात कर इसे राघवगढ़ में आज स्थितियाँ चाहे जितनी खराब हो जाएं, कम से कम 4 दशक से तो मैं देख रहा हूँ, 40 साल से, कि दिग्विजय सिंह का अपना दबदबा है उस इलाके में। आज भी लोग वहाँ पाँव पूछते हैं, आज भी लोग वहाँ मानते हैं उस परिवार को, और कई एक आध पीढ़ियाँ तक अभी और माना जाता रहेगा। लेकिन दिमनी में जो आप बात कह रहे थे कि बस नरेंद्र सिंह तोमर कभी ग्वालियर से एक बार ग्वालियर से चुनाव लड़े, फिर वो मुरैना से चुनाव लगे, फिर बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव लगे, तो नरेंद्र सिंह का अपना दबदबा वैसा नहीं है। बड़े नेता हो सकते हैं, वो केंद्र में मंत्री रहे, बड़े दबदबेदार हो सकते हैं, कूटनीतिक हो सकते हैं, रणनीतिकार हो सकते हैं, पर उनका जुड़ाव जो है दिल्ली से बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ दिल्ली में जो कि तोमर बाहुल इलाका है, वो तोमर है, इसलिए तुमको दिल्ली से चुनाव लड़ाया गया, वो चुनाव जीते विधानसभा का, और उसके बाद अब मंगल सिंह तोमर को टिकट दिया। लेकिन ठाकुरों के वर्चस्व की लड़ाई इस इलाके में चलती है, और वहाँ पर जो व्यक्तिगत प्रभाव जो रहता है, जिसे कहते हैं, वो ना शिवमंगल सिंह सुमन का है, शिवमंगल सिंह जी का है, और ना नरेंद्र सिंह जी का है। इसलिए इस इलाके में वोटिंग अभी आपको कम दिखाई पड़ रही है। सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जहाँ वोट करते हैं वहाँ भी वोटिंग जो है अंडर 50% ही वोट हुआ है। इसकी क्या वजह होगी? आखिर ये लोग एक ही क्षेत्र में छत्रप कहलाते हैं, हम इन लोगों को छत्रप भी कहते हैं, कुछ प्रदेश में बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ भी रखते हैं, उसके बावजूद अपने क्षेत्र में वो कमाल जो विधानसभा में होता है या विधानसभा के समय जो वोट परसेंट होता है, वो इनके खुद के चुनाव, अभी खुद चुनाव मैदान में है, तो वो वोट परसेंट कम से कम विधानसभा के स्तर का तो जाना चाहिए। नहीं, देखिए ग्वालियर में तो मैं अब जैसा आपको कहा कि वो ग्वालियर शहर का जो वोटर है, वो जी। बड़ा माइग्रेटेड वोटर रहता है ग्वालियर शहर में। जब तक अगर कोई यही देखिए, अगर भाजपा की तरफ से कोई मराठी कैंडिडेट होता, कोई ब्राह्मण कैंडिडेट होता, कोई ठाकुर कैंडिडेट होता, तो वोटिंग बहुत बढ़ जाती। जो ओबीसी कैंडिडेट खड़ा किया गया है, भाजपा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो, क्या कौन से कुशवाहा हैं वो, भारत सिंह कुशवाहा समझ का। जी। लेकिन जब वो बीजेपी की तरफ से देखिए, अब नारायण सेजवलकर साहब थे, उसके पहले जो जयवंत सिंह पवैया वहाँ चुनाव जीते, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ से चुनाव जीते, ये उनके पिताजी वहाँ चुनाव जीते। तब मराठी और तमाम ऐसे लोग होते हैं, तो उस इलाके में वोटिंग बहुत तेज़ गति से होती है, क्योंकि वो शहर जो है मराठियों का शहर है, आरएसएस को समझने वाला शहर है, आरएसएस की अपनी एक नब्ज पकड़ने वाला शहर है। तो ग्वालियर शहर की वोटिंग इससे बड़ी प्रभावित होती है। ओबीसी को लेकर के मुझे लग रहा है कि अन्य इलाकों के हिसाब से पार्टी ने तय किया होगा कि वो चुनाव थोड़ा सा रूटीन पड़ जाएगा, लेकिन सिर्फ लश्कर ग्वालियर को छोड़ दिया जाए तो मुरार का इलाका थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, लेकिन बाकी इलाका वैसा नहीं है, और इसलिए मुझे लग रहा है वोटिंग वहाँ पर कम हुई है। एक चीज़ है, चूँकि हमने ये अक्सर देखा है कि जहाँ भी ट्राइबल एरिया होता है वहाँ पर वोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे लगता है बैतूल इस बार जो है, पिछली बार बहुत 75+% रहा था, लेकिन इस बार जो स्थिति लग रही, मुझे लग रहा है कि वहाँ भी वैसा माहौल नहीं है। 59.63 अगर समग्र रूप से देखा जाए 8 विधानसभा का मिला के, तो 59.63% वोट हुआ है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आदिवासी एरिया में भी वही उसी तरीके की निरस्ता और निश्चिंतता दोनों का मिक्स स्वरूप देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए वोट बैंक तो निश्चित रूप से आपसे सहमत हूँ कि मैं आपसे जो शुरू में भी कह रहा था कि एक जो बैतूल इलाके में बड़ा वोट बैंक होता था, वो था वहाँ जो तमाम थर्मल पावर प्लांट हुआ करते थे, वो वहाँ वोटिंग बहुत जम के होती थी, क्योंकि वहाँ पे जो कर्मचारी होते थे तृतीय वर्ग के, चतुर्थ वर्ग के, या क्लास 1 क्लास 2 के वर्ग के, या इलेक्ट्रीशियन हुआ करते थे। धीरे धीरे आप देखिए कि सारी की सारी कोल माइंस हुआ आसपास हुआ करती थी, वो सब खत्म हो गई। आप पाथाखेड़ा चले जाइए, वहाँ सब खत्म हो गया, सानी में सब कुछ खत्म हो गया, उस इलाके में बिल्कुल बिल्कुल निरस्ता हो गई। गुलजार हुआ करता था इलाका। सुशील जी, आप खुद कभी गए हो उस इलाके में, देखे होंगे आपने, बहुत गए हैं आप। तो पाथाखेड़ा का इलाका, हर्राखेड़ा का इलाका, सारणी का इलाका गुलजार होता था। बैतूल तो कोई जानता नहीं था, सारणी सब जानते थे। धीरे 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 आज हालत ये हो गई कि सारणी से लोग पलायन कर रहे हैं, कि जिस दुकानदार की बिक्री 5,000 रुपये पर डे होती थी, वो महीने में 5,000 नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि लोग खत्म हो गए, लोग धीरे धीरे कम हो गए, वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए। मजदूर वर्ग एक थोक में वोट डालता था, और मजदूर वर्ग के सपोर्ट के लिए जो लेबर हुआ करती थी, कोल माइंस की लेबर होती थी, तमाम टेक्निकल की लेबर हुआ करती थी, तमाम मशीनों के काम करने, वो लेबर जो सहारी आदिवासी बाकी हुआ करते थे, वो वोट डालते थे। वो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को कॉलेज कर दिया गया, इसलिए उसका असर दिख रहा है। लेकिन आपकी बात सही है कि जहाँ पर आदिवासी वोटर होता है, वो थोड़ा सा वोट डालने में एक्सपर्ट होता है, और जल्दी वोट डालता है, उसको तमाम सुविधाएं शासन से मिलती है, उनकी बातों में आता है, वो किसी बड़े व्यक्ति का मानता है। अब आप देखिए, अगर आप, मैंने अभी आपने आंकड़े नहीं खोले मेरे सामने, लेकिन आप देखिए गुना में, अगर आप गुना में यही बात, अगर आप बमोरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, साडोरा में जाएंगे, बमोरी टॉप पर है, आपको बिल्कुल टॉप में मिलेगी। इसी तरह आप मुरैना कॉन्स्टिट्यूंसी में भले वोटिंग कम हो, लेकिन आप जब श्योपुर जाएंगे, श्योपुर में आपको विजयपुर जाएंगे, और विशेषकर उसका जो करहल इलाका है,
कोटा से लगा हुआ। विजयपुर टॉप पे, बिल्कुल सही उसका कह जो रहे हैं। कराहल इलाका ट्राइबल है, एरिया मतलब कराहल वोटिंग इलाका को जो लेकर होगा ना, ज्यादा जागरूक है। कराहल इलाके में जाएंगे तो आपको ज्यादा वोट ज्यादा वहाँ वोट। पे वोट मिलेगा। नहीं, हमने ये भी देखा है कि जो अगर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो 90+% सीट वाली जो वोटिंग वाली एक ही सीट थी सैलाना, जो कि एक आदिवासी सीट है, जहाँ से एक निर्दलीय जीत के आए थे। तो ये स्वाभाविक रूप से आदिवासी वोट को लेकर ज़्यादा जागरूक होते। असल में मॉस लेवल पर अवेयरनेस होता है। मॉस लेवल पर बिल्कुल अवेयरनेस होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अजय जी, हमने हर बार हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे दर्शकों को नए तरीके से जो है वोटिंग पैटर्न और लोगों को आप अलग ऐसे तरीके से हरसूद देखेंगे, हाँ बिल्कुल हरसूद में देखेंगे आपको गौंड आदिवासियों का बड़ा दबदबा है। वो इलाके में दो कारण होते हैं, एक तो नर्मदा के विस्थापित लोग, जो इंदिरा सागर डैम बना, ओंकारेश्वर डैम बना, उसके जो विस्थापित लोग हैं, और हरसूद तो पूरा खत्म ही हो गया खैर। तो वो विस्थापित लोग और गौंड वोटर, गौंड आदिवासी जो हैं वो मिलकर के वोट डालते, तो वहाँ वोटिंग निश्चित ज़्यादा हुई। तो अजय जी, मैं ये कहूँगा क्योंकि 5 बजने वाला है, एक नया आंकड़ा चुनाव आयोग 5 बजे का अपडेट भी थोड़े समय बाद जारी कर देगा, फिर हम चर्चा करेंगे ही। आखिरी समय चल रहा है, आप मतदाताओं से कुछ कहना चाहेंगे? फिर मैं हमने बात कहेंगे कि आप जो बता हुआ है, वोटिंग करना हमारा अधिकार है। गर्मी थोड़ी कम हो गई है, धूप कम हो गई, घर से निकलिए। अगर आपने वोट नहीं डाला है तो कोशिश करिए कि अपने वोट बैंक तक अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच जाइए, वोट जरूर दीजिए। देश का सवाल है, ये हमारा सवाल है, प्रेस्टीज का सवाल है, हमारे हक का सवाल है। हक के लड़िए, वोट डालिए। और आपने जो कहा था कि बिल्कुल मैं भूल गया था, हाँ, कि आपकी 2 लाइनें हमारे सुशील जी की, मैं व्यक्तिगत अनुरोध करूंगा सुशील जी से कि उन्होंने चुनाव में वोटिंग के लिए 2 लाइनें लिखी हैं, बहुत अच्छी लाइनें, आप भी सुनिए जी। अजय जी, मैं शुरू करता हूँ। इसका जो है शीर्षक था, लोकतंत्र को बना सफल, दलों का मचा है दलदल, हाथी हाथ साइकिल और कमल के बीच मचा है दंगल, तू कर इरादों को अटल, उठ मतदाता घर से निकल, वोट करने जल्दी चल, लोकतंत्र को बना सफल, समस्या तभी होगी हल, तभी संवरेगा तेरा कल। तो इसी कविता के साथ जो है 24 की चौसर के लाइव अपडेट मतदान को विराम देते हैं, लेकिन हम जल्द ही मिल रहे हैं 5 बजे के अपडेट के साथ कि आखिर वोट पैटर्न क्या कह रहा है। अजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।